नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और मेरे भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपको टारगेट देता हूं कि अगर कोई बच्चा इस वीडियो में से 20 क्वेश्चन भी अगर सही कर देता है तो उसकी मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी 2026 में नौकरी पक्की है। तो आइए शुरू करते हैं। पसंद अगर आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की दूरी बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई, ध्यान से हम इस सवाल को करेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ पर मेरे भाई तुमसे बोला है किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। तो जब भी हम अवतल दर्पण की बात करेंगे, जो फोकस दूरी है वो किस में होती है मेरे भाई? माइनस में होती है। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 15। यहाँ पर मेरे भाई एक बिंब को रखा गया दर्पण के सामने, कितना? 30 सेंटीमीटर। तो जो मेरे भाई वस्तु की दूरी है वो भी किस में हो जाएगी? आपकी माइनस में हो जाएगी। तो u बराबर में हो जाएगा माइनस का 30। अब फॉर्मूला तुम्हारे सामने होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। अब तुम्हें तो 1/v से मतलब है प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो तुम्हें 1/v की दूरी निकालनी है। तो ये जो चीज़ है इधर को आके घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। तो जब हम इस सवाल करेंगे 1/f की वैल्यू कितनी है? माइनस का 15। मेरे भाई 1/u u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 30। तो ध्यान से देखो, ये भी माइनस का चिन्ह है और ये भी माइनस का चिन्ह है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका प्लस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 30 आएगा। 15 दूना माइनस का 30 हो जाएगा और 30 एकम 30 तुम्हारा हो जाएगा। तो दो में से एक घटेगा तो माइनस का 1/30 होगा। तो माइनस का 1/30 किसके बराबर है? 1/v के बराबर है। तो v बराबर में क्या हो जाएगा सर? v बराबर में होगा माइनस का 30। तो जिन्होंने माइनस का 30 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है मेरे भाई। जिनको समझ में आ गया उनका ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लो, मैं गारंटी देता हूँ आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? अब सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जो फार्मिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है। तो मेरे भाई सर, जो फार्मिक अम्ल है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। किस में मेरे भाई? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। या फिर मेरे भाई जो मधुमक्खी है उस मधुमक्खी के डंक में भी आपको फार्मिक अम्ल मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH होता है। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ता है उसका सिलेक्शन पक्का है, उसकी नौकरी पक्की है। क्योंकि मेरे भाई PDF में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ये PDF केवल और केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए, ये नंबर तुम्हारे सामने है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में ये PDF ले सकते हो। मेरे भाई तुम्हारे पास में टाइम कम है और कम टाइम में अगर ज़्यादा तैयारी करनी है आपको तो ये PDF आप ले सकते हैं। बेहतरीन लेवल का PDF है मेरे भाई। लास्ट टाइम है, अगर लास्ट टाइम में 100 रुपये के PDF से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी तुम्हारी एग्जाम में मैच हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो
तो जिनको ये PDF चाहिए, नंबर तुम्हारे सामने है, 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF आप ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए, कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है? तो मेरे भाई आपसे बोला है कि कार्य के आधार पर कौन सा संयोजन मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है? तो मेरे भाई कुछ ऐसे जंतु ऊतक हैं जो मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, कुछ ऐसे जंतु ऊतक हैं मेरे भाई, कुछ ऐसे जंतु ऊतक हैं जो कि मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। तो आपसे बोला है कि मेरे भाई कार्य के आधार पर कौन कौन से वो जंतु ऊतक है जो मनुष्यों में पाए जाते हैं? मेरे भाई उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और जनन ऊतक। उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और मेरे भाई ग्रंथिल ऊतक। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और मेरे भाई उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और मेरे भाई आपके तंत्रिका ऊतक। तो मेरे भाई ध्यान से जब हम इस सवाल को करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और मेरे भाई आपके तंत्रिका ऊतक। ठीक है मेरे भाई, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी होगा। अगर मैं इनको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूं, ठीक है भाई, कि तुम्हारे ये उपकला ऊतक क्या है, संयोजी ऊतक क्या है, इनको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मेरे भाई जो उपकला ऊतक है ना मेरे भाई, ये आपके काम आता है मेरे भाई आपके सुरक्षा में। ठीक है मेरे भाई, किस में काम आता है? सुरक्षा में काम आता है। और मेरे भाई आपका अवशोषण में काम आता है। किस में मेरे भाई? आपके अवशोषण में काम आता है। जो संयोजी ऊतक है मेरे भाई, वो जोड़ने में काम आता है। संयोजन का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना होता है मेरे भाई। सहारा देने के लिए, जोड़ने के लिए संयोजी ऊतक काम में आता है। मैं बात करता हूं मेरे भाई पेशी ऊतक। मेरे भाई ये आपके शरीर की गति के लिए जिम्मेदार है। शरीर की गति के लिए कौन सा जिम्मेदार है? पेशी ऊतक है। और मेरे भाई एक तंत्रिका ऊतक होता है, ये आपके संदेशों का संचार करता है। किसका मेरे भाई? आपके संदेशों का संचार करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे किसी आदमी को सांप काटता है, किसी आदमी को सांप काटता है तो मेरे भाई सबसे पहले उसका किस पे प्रभाव पड़ता है? तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरे भाई तंत्रिका को कैसे पता चला कि इस आदमी को सांप खा गया? तो मेरे भाई ये तंत्रिका जो ऊतक है वो संदेश वाहक का काम करता है। ठीक है, जैसे ही किसी को सांप खाता है तुरंत ये संदेश पहुंचा देता है कि हाँ भाई इस आदमी को तो सांप खा गया है। ठीक है, तो संदेश वाहक का काम कौन करेगा? तंत्रिका ऊतक काम करेगा। गति का काम कौन करेगा? पेशी ऊतक। जोड़ने का काम कौन करेगा? संयोजी ऊतक। सुरक्षा और अवशोषण का काम कौन करेगा? आपका उपकला ऊतक। तो राइट आंसर आपका डी है। नर जनन तंत्र में शुक्रवाही का मुख्य कार्य क्या है? अब भाई नर जनन तंत्र में देखो, नर में तो होती है शुक्रवाहिका और मादाओं में होती है आपकी अंडवाहिका। तो आपसे बोला है शुक्रवाहिका का मुख्य काम क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है, शुक्राणुओं का उत्पादन करना है, शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना है, शुक्र का स्राव करना है। तो मेरे भाई नाम से ही पता चल रहा है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मतलब जो शुक्राणुओं का वहन करता है। तो मेरे भाई शुक्राणुओं को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना ये किसका काम है? शुक्रवाहिका का काम है। अगला सवाल है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर खाली स्थान परिक्रमण करते हैं। तो मेरे भाई जो बोर का परमाणु मॉडल है इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर खाली स्थान परिक्रमण करते हैं। क्या यादृच्छिक पथ पर परिक्रमण करते हैं, सरल रेखा में परिक्रमण करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करते हैं, विविक्त कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? तो आप बोलेंगे मेरे भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर विविक्त कक्षाओं में क्या करते हैं मेरे भाई? आपका ठीक है मेरे भाई क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं मेरे भाई, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका है? तो मेरे भाई कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका है? मैंने बताया था ना मेरे भाई कि लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आत्मघाती थैली भी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्या करता है मेरे भाई? जो भी फालतू की चीज़ें हैं उनको मेरे भाई खा जाता है, पचा जाता है। तो विजातीय पदार्थों का क्या करना मेरे भाई? पाचन करना। ठीक है भाई, विजातीय पदार्थों का क्या करना मेरे भाई? आपका पाचन करना। क्लियर मेरे भाई? आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थिति में नीली गैर कज्जली लो के साथ जलता है? तो मेरे भाई आपसे पूछा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थिति में नीली गैर कज्जली लो के साथ जलता है? तो क्या आपका चारकोल जलता है, मिट्टी का तेल जलता है, आपका डीजल जलता है, या फिर आपका एथेनॉल जलता है? कौन सा कार्बन यौगिक है जो सामान्य परिस्थिति में भी नीली और गैर कज्जली लो के साथ जलता है, यानी जिसको जलाने पर नीली लो निकलती है और गैर कज्जली लो निकलती है? तो राइट आंसर होगा आपका एथेनॉल। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? C2 होता है, H5 होता है और OH होता है। ठीक है मेरे भाई, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल। तो आइए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित करते हैं? युग्मक सूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं, निषेचन शरीर के अंदर होता है, केवल एक जनक शामिल होता है, संतानें दोनों जनकों से जीन प्राप्त करती है। तो मेरे भाई आप में से बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई लैंगिक जनन करने वाले आनुवांशिक विविधता, अरे आनुवांशिक गुण ही क्या होते हैं? मान लो तुम्हारे अंदर कोई आनुवांशिक गुण है तो वो किससे आया? तुम्हारी मम्मी से और तुम्हारे पापा से। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारी मम्मी से और तुम्हारे पापा से। ऐसा होता है ना कभी कभार कि मान लो किसी का कोई घर वाला, ठीक है, या तो उसका मम्मी या उसका पापा, मान लो या तो मम्मी है या पापा है, ठीक है, उनमें से अगर मान लो कोई एक आदमी लंगड़ा है, कोई एक आदमी क्या होता है? लंगड़ा होता है, तो उनके बच्चा भी फिर कैसा पैदा हो जाता है? लंगड़ा ही पैदा हो जाता है। तो लंगड़े का गुण कहाँ से आया उसके अंदर? या तो उसकी मम्मी लंगड़ी होगी या उसका पापा लंगड़ा। यानी आनुवांशिक गुण यही तो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ठीक है, तो संतानें दोनों जनकों से जीन प्राप्त करती है। ठीक है मेरे भाई, इस कारण से आनुवांशिक विविधता आपकी होती है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। धातुओं में वैद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित करने पर खाली स्थान से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाती है। ठीक है भाई, धातुओं के वैद्युत अपघटनी परिष्करण से प्रक्रिया के दौरान वैद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित करने पर खाली स्थान से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाती है। तो मेरे भाई एनोड पर जो अशुद्ध धातु होती है मेरे भाई वो क्या होती है? विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाती है। ठीक है भाई, अशुद्ध धातु किस पर जमा होती है? एनोड पर जमा होती है। ठीक है, दो चीज होती है ना, तो एनोड होती है, एक कैथोड होती है। ठीक है, देखिए यदि लंबा टी और छोटा टी, ठीक है, इसको छोटा टी बनाओ आप, ठीक है, लंबा टी और छोटा टी पर प्रभावी है और गोल बीज यानी कि बड़ा आर छुर्रीदार छोटा आर पर प्रभावी है, तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज को दर्शाएगा। ठीक है मेरे भाई, छोटी ऊंचाई और गोल बीज को मेरे भाई क्या दर्शाता है? तो मेरे भाई बड़ा टी, छोटा टी और छोटे डबल आर हो गए, टी फिर बड़ा टी, ठीक है भाई, और डबल बड़े आर हो गए, बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर हो गया, या फिर मेरे भाई आपके छोटा टी और बड़ा आर। ठीक है मेरे भाई, तो लंबा छोटा पर प्रभावी है और गोल बीज झुर्रीदार पर प्रभावी है। तो उस कंडीशन में मेरे भाई पौधे के जीनोटाइप की पहचान करें जो कि मेरे भाई आपके छोटी ऊंचाई होगा और गोल बीज का होगा। ठीक है मेरे भाई, छोटी तो ऊंचाई का होगा और गोल बीज का होगा। तो मेरे भाई छोटी ऊंचाई, अब देखो तुमको क्या चाहिए मेरे भाई? एक तो छोटी ऊंचाई चाहिए, तो छोटी ऊंचाई चाहिए तो लंबे वाले को तो हटा ही दो। फिर मेरे भाई तुम गोल बीज चाहिए तो छुर्रीदार को हटा दो मेरे भाई। ठीक है, तो छोटा इसमें है तो मेरे भाई डबल टी हो जाएगा और गोल बीज ये रहा आर तो डबल आर हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का आंसर है भाई। तुमको छोटी ऊंचाई चाहिए और गोल बीज चाहिए, छोटी ऊंचाई चाहिए गोल बीज चाहिए। तो सर ये तो लंबा वाला है, अब लंबा वाला तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो छोटा चाहिए, तो इसमें बड़ा टी है, तो बड़ा टी इसमें भी है, गलत मार दो, इसमें बड़ा टी गलत मारो, इसमें बड़ा टी है गलत मारो। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, 20 N का एक नेट क्षैतिज बल
4 किलो के एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 तक विराम अवस्था में है, कार्यरत ब्लॉक की अंतिम चाल बताओ मेरे भाई क्या होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। इसको आप 5 सेकंड कर लो मेरे भाई, ठीक है। 50 N का एक नेट क्षैतिज बल 4 किलो के एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विराम अवस्था में है, कार्यरत ब्लॉक की अंतिम चाल बता दो मेरे भाई आपकी क्या होगी। 50 मीटर पर सेकंड होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी, 25 मीटर पर सेकंड होगी, या फिर आपकी 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो फटाफट बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जब हम इस सवाल को करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आपसे मेरे भाई बल का मान कितना दिया है। सर बल जो है F जो है कितना है, 20 न्यूटन का है मेरे भाई। 5 किलो द्रव्यमान है, यानी कि मेरे भाई जो M है वो कितना है मेरे भाई आपके 5 किलो का द्रव्यमान है। और मेरे भाई जो समय है वो कितना है, समय मेरे भाई आपके 5 सेकंड का यहाँ पर समय है, ठीक है मेरे, सॉरी ठीक है। M का मान कितना है मेरे भाई, M का मान 4 किलो है, ठीक है भाई। M का मान 4 किलो है और मेरे भाई समय का मान कितना है आपके 5 सेकंड का है। तो यहाँ पर अगर मेरे भाई मैं बात करता हूँ किसके बारे में, तो यहाँ पर अगर मेरे भाई मैं त्वरण के बारे में बात करूँ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ मेरे भाई त्वरण के बारे में बात करूँ, तो मेरे भाई त्वरण क्या होता है सर, F अपोन में M होता है, F अपोन में M होता है त्वरण। तो F की वैल्यू कितनी है 20 है, M की वैल्यू कितनी है 4 है। तो मेरे भाई इसमें भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 5 बढ़े। त्वरण कितना आ गया मेरे भाई आपका 5 आ गया। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि इसकी अंतिम चाल बता दो आपकी कितनी होगी। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई प्रारंभिक वेग प्लस में त्वरण इनटू में समय, ठीक है भाई। अंतिम वेग का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अंतिम वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर एक तो प्रारंभिक वेग होगा प्लस में मेरे भाई त्वरण इनटू में समय होगा, ठीक है भाई। त्वरण इनटू में क्या होगा, समय होगा। अब स्टार्टिंग में तो ये विराम अवस्था में थी, तो मेरे भाई प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, प्लस में त्वरण कितना आया है 5, समय कितना है 5, तो 5 गुणा में 5 करेंगे 25 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अंतिम वेग का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस में त्वरण इनटू में समय। तो सबसे पहले तो हमको त्वरण निकालना पड़ेगा। त्वरण होता है F अपोन में M, F की वैल्यू 20 है, M की वैल्यू 4 है। तो मेरे भाई इसमें से बाद में 5 बार, तो त्वरण आएगा 5। अब अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग है मेरे भाई आपका प्रारंभिक वेग प्लस में त्वरण प्लस इनटू में समय, ठीक है, त्वरण इनटू में समय। तो प्रारंभिक भाई शुरू में तो विराम अवस्था में थी, तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया। त्वरण कितना है 5 है और समय कितना है 5 सेकंड का, तो 5 गुणा में 5 करेंगे 25 आंसर आएगा। समभारिक का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है। अब समभारिक की बात हो रही है, सम का मतलब होता है मेरे भाई सम। देखो इसका अगर मैं ठीक है इसको टुकड़ों में बदल लूँ तो सम प्लस में भारिक, सम प्लस में भारिक। सम का मतलब होता है समान और भार का मतलब होता है उसका द्रव्यमान, यानी कि जिसका द्रव्यमान समान होता है। तो द्रव्यमान तो समान है लेकिन मेरे भाई परमाणु क्रमांक अलग अलग है, ठीक भाई। परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग होता है। तो ये आपसे पूछा है कि सदैव भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। समभारिक में क्या होता है, समभारिक में होता है कि द्रव्यमान तो समान होता है और परमाणु क्रमांक तुम्हारा अलग अलग होता है। तो आइए मेरे भाई अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो विक्षेपण हो सकता है। प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होती है। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर आ रही होती है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा कथन आपका समांतर नहीं है, तो मैं सही नहीं है। तो मेरे भाई ये सही नहीं है। देखो प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होती है। मेरे भाई एक दिन मैंने भी आपको ये बताया था कि आपतित किरण और निर्गत किरण प्रिज्म के अंदर समांतर नहीं होती है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बी हो गया।
अगला सवाल तुम्हारे सामने है, एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो एक समान गति में क्या होता है, क्या एक समान गति में त्वरण शून्य होता है क्या? नहीं होता सर। तो ये चीज़ तो शून्य होता है, हाँ सर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत बोला, ठीक गलत बोला है। तो एक समान गति में त्वरण शून्य होता है, हाँ सर होता है। गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है क्या? तो एक समान गति, एक समान गति है यानी कि गति समान है, शुरू में भी उतनी गति है, लास्ट में भी उतनी गति है। तो सर समय के साथ अगर गति बदलेगी तो फिर एक समान कैसी रहेगी? तो बदलेगी तो एक समान नहीं रहेगी, तो ये तो गलत हो गए सर। तो यही गलत है भाई। एक समान गति का मतलब तो गति एक समान होनी चाहिए, समय चाहे कितना भी हो गति एक समान होनी चाहिए। और यहाँ पर वो समय के साथ बदलेगी, अरे जो बदल गया वो समान कैसा? तो राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? तो मेरे भाई बताइए कि अगर कोई विलयन अम्लीय है तो कौन सा प्रेक्षण उसकी पुष्टि यहाँ पर करेगा? तो मेरे भाई मैथिल ऑरेंज पीला, फिलेप्थेनिल गुलाबी, लिटमस नीला। तो मेरे भाई ठीक है, तो यहाँ पर बोले कौन सा कोई विलयन अम्लीय है। ठीक है, मैथिल ऑरेंज लाल, फिनोप्थेलिन रंगीन और लिटमस क्या होगा मेरे भाई? लाल होगा। फिर आपसे मैथिल ऑरेंज लाल बोला, फिनोप्थेलिन गुलाबी होगा, लिटमस पत्थर आपका लाल होगा। मैथिल ऑरेंज पीला हो गया, फिनोप्थेलिन रंगहीन हो गया और लिटमस आपका नीला हो गया। तो मेरे भाई आपसे बोला है कि कौन सा प्रेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन आपका अम्लीय है। तो मेरे भाई अगर कोई विलयन अम्लीय है तो अम्ल क्या करता है मेरे भाई? सर अम्ल जो है नीले लिटमस पत्थर को लाल करता है, नीले को लाल करता है, यानी लिटमस पत्थर लाल हो जाएगा। तो अगर लिटमस पत्थर लाल हो जाएगा इसका मतलब मेरे भाई वो अम्लीय है। तो सर यहाँ पर तो लिटमस नीला है तो इसको गलत मार दो मेरे भाई। यहाँ पर भी लिटमस नीला है तो ये भी गलत हो गया। फिर मेरे भाई यहाँ पर अगर हम लिटमस विलयन की बात करेंगे तो फिनोप्थेलिन का जो रंग है उसको कैसा कर देगा? रंगहीन कर देगा। ठीक है मेरे भाई, तो बाकी देखो मैथिल ऑरेंज लाल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिनोप्थेलिन रंगहीन होना चाहिए, बाकी लिटमस तो लाल हो ही जाएगा भाई, नीले को लाल ही तो करता है तुम्हारा अमल। तो राइट आंसर तुम्हारा बी है। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधे को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? तो मेरे भाई पौधे को ठीक है पीला, नारंगी या लाल ये रंग जो है कौन प्रदान करता है? तो राइट आंसर ल्यूकोप्लास्ट करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है या एमाइलोप्लास्ट करता है। तो मेरे भाई पौधे को नीला, नारंगी और लाल रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपसे पूछा है कि क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है क्या? नहीं सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यहाँ पर बोला प्रतिच्छेद करें, काटते तो गलत हो गया। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है क्या? नहीं मेरे भाई, ये बात भी गलत है। जहाँ रेखाएं पास पास होती है वह चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा क्या? नहीं सर, जहाँ रेखाएं पास पास होंगी वह तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, तो ये बात भी गलत है। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जब हम गुण पढ़ते हैं 10वीं क्लास में था ये टॉपिक। ठीक है, 10वीं क्लास की साइंस की बुक में ये टॉपिक था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है? वन और जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय उद्यानों को विस्तार करना है, वनों के अधिक औद्योगिक उपयोग की अनुमति देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना है। तो मेरे भाई वन और जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मेरे भाई विरासत में जो भी हमको जैव विविधता मिली है उसका संरक्षण करना है। आइए निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? तो मेरे भाई किसको कार्बनिक यौगिक यहाँ पर नहीं माना जाता? सोडियम कार्बोनेट को मेरे भाई, एसिटिक अम्ल को, मैथेन को या एथेनॉल को? तो किसको कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता? सोडियम कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट को कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है।
लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायित्व है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है? तो भाई ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई ज़्यादा ठीक है उत्तरदायी है। ठीक है मेरे भाई, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, एक ही पदार्थ के तारों की लंबाई समान है लेकिन उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, तो उसके प्रतिरोध का अनुपात बताओ कितना होगा? तो मेरे भाई देखो, R बराबर में क्या होता है? R बराबर में होता है रो L अपॉन में A। अब तुमसे बोला है कि लंबाई तो समान है, नहीं लंबाई तो सेम है, तो इसको तो हटा दो, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र यानी ये कितना है, ठीक है, ये अलग अलग है। तो मेरे भाई लंबाई को मैं 1 मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1। अब यहाँ पर मेरे भाई कितना है? 1 है, तो इसकी जगह पर 1 लगाएंगे, और यहाँ पर 4 है तो इसको 1/4 करेंगे, तो इसका अनुपात हो जाएगा 4 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाए। तो मेरे भाई अगर ये अनुपात आपका क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 में है तो मेरे भाई ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा 4:1 के रूप में। ठीक है मेरे भाई, कम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तो उसका प्रतिरोध मेरे भाई ज़्यादा होगा, और ज़्यादा अगर क्षेत्रफल है तो उसका प्रतिरोध मेरे भाई आपका कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो मेरे भाई जो तरंग का आयाम है उसको मेरे भाई कौन सटीक रूप से परिभाषित करता है? दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी, सर आयाम की बात हो रही है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। ठीक है मेरे भाई, तो ये आयाम का सटीक परिभाषा है कि कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये आपकी आयाम की बेस्ट डेफिनेशन है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब कर दो, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।